हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाय। और आज हम लोग इस वीडियो में प्लेटो के जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो ऐसे है आयोन, उसको हम देखने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर प्लेलिस्ट आने लाने जा रहा हूँ। तो ये उस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो होगा और इसमें हम प्लेटो का जो आयोन है वो आयोन डायलॉग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आयोन को जानने से पहले हम लोग को प्लेटो के बारे में जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम प्लेटो को नहीं जानेंगे तो आयोन को कैसे जानेंगे। तो पहले हम प्लेटो को फिलोसॉफी, प्लेटो का जो लाइफ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आयोन पे आएंगे। तो ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो क्लासेस होगा वो एक किताब के ऊपर बेस्ड होगा, और ये जो किताब है वो है क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम पेंगुइन पब्लिकेशन। और ये पेंगुइन पब्लिकेशन का बुक है जिसमें प्लेटो से लेकर लॉन्जाइनस तक का जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट के लिए जो क्रिटिसिज्म का जो पोर्शन है प्लेटो से लॉन्जाइनस तक, वो पूरी तरह से कवर किया हुआ है और मैं उस किताब से ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चलिए प्लेटो के लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम प्लेटो के लाइफ के बारे में नहीं जानेंगे तो आयोन के बारे में नहीं जान सकते। तो शाहरुख खान ने एक बार एक लाइन कहा था कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसोफर। तो इस ये जो लाइन है वो यूनिवर्सल लाइन है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दुनिया का हर एक फिलोसोफर पहले रिच था, यानी कि बड़ा आदमी था, बड़े पैसे वाला था। तो इसी तरह प्लेटो भी एक खूब बहुत ही ज़्यादा रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, और इसीलिए उनका फिलोसफी इतना वैलिड हुआ। और वो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था ग्रीस में जिसके ऊपर उन्होंने नहीं लिखा था। तो प्लेटो का डेट ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेटली 427 बीसी बताया जाता है, और जो उनका डेथ है वो है 347 बीसी। तो ये उनका टाइम लाइन है, और इस टाइम लाइन में उनके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट घटते हैं, जैसे कि एथेंस और स्पार्टा का वार, सोक्रेटिस का डेथ। सोक्रेटिस उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनके गुरु रह चुके थे, क्योंकि सोक्रेटिस के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य जो थे वो एरिस्टोटल थे। तो सोक्रेटिस को जिस तरह से मारा गया हेमलॉक देकर, मतलब वो एक साजिश के तहत सोक्रेटिस को मारा गया। और ये प्लेटो को मतलब प्लेटो को रास नहीं आया कि कुछ लोगों ने उसके गुरु का मर्डर कर दिया इस तरह से। तो ट्रायल चला सोक्रेटिस का, उसके बाद उसको हेमलॉक खाना पड़ा। इसके बाद वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गए और कुछ किताबें लिखी, जैसे कि लॉज के ऊपर। और उनका जो फेमस किताब है द रिपब्लिक इन्हीं स्टेज में लिखा गया था। और आयोन था, लॉज था, जस्टिस था, मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने नहीं लिखा होगा। तो ऐसे एक बड़े स्कॉलर प्लेटो थे। और प्लेटो का जो इन्वेंट है, प्लेटो ने एक तरीके का नॉलेज गेन करने का मेथड इन्वेंट किया था, जिसको डायलेक्टिकल मेथड कहा जाता है। और प्लेटो के हर एक वर्क में जो माउथ पीस है और जो स्पीकर है वो थे सोक्रेटिस। यानी उनका जो राइटिंग है, वो राइटिंग में जो स्पीकर है वो स्पीकर हमेशा ही सोक्रेटिस होते हैं। आप अगर ले लीजिए आयोन को, रिपब्लिक को, हर एक बुक में, हर एक टॉपिक में उनका स्पीकर सोक्रेटिस है। सोक्रेटिस ने एक भी किताबें नहीं लिखी, लेकिन प्लेटो ने जो भी किताबें लिखी उनका माउथ पीस सोक्रेटिस है। तो सोक्रेटिस के मुख के द्वारा वो अपना जो थॉट है, अपना थॉट प्रोसेस है, वो बुलवाते हैं। तो इसी तरह का, और ये जो प्लेटो जो लिखते हैं उनको डायलॉग कहा जाता है। क्योंकि वो जो नॉलेज वो गेन करते थे वो डायलॉग की वजह से। यानी आ, इसको डायलेक्टिकल मेथड भी कहा जाता है, जो सोक्रेटिस के द्वारा इन्वेंट किया गया था एंशियंट ग्रीक में। जैसे कि थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो ऐसे वो लोग नॉलेज का जो इन्वेंट है वो करते थे। तो
ये था प्लेटो का सिंपल, यानी कि सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। और उन्होंने रिपब्लिक लिखा था, रिपब्लिक में बुक 2 में, और बुक 10 में उन्होंने लिटरेचर के बारे में कहा था। तो as we are the student of literature, so we will not read, or we will not get into those vast books which he has written, but our concern is Republic book 2, book 3 and book 10, and a particular dialogue which is Ion. So Ion is very important from the point that Ion डिस्कस करता है लिटरेचर का नेचर के बारे में, पोएट्री के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि आयोन प्लेटो का एक डायलॉग है जिसमें प्लेटो लिटरेचर के बारे में बात करते दिखते हैं। और यहाँ भी उनका जो माउथ पीस है वो सोक्रेटिस है। तो सोक्रेटिस के द्वारा वो अपना जो विचार है वो रखते हुए दिखते हैं इस आयोन में। तो आयोन एक बेसिकली डायलॉग है जिसमें लिटरेचर के बारे में कहा गया है, और इसीलिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में ये डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है इस डायलॉग में? इस डायलॉग में कुछ भी नहीं है। इस डायलॉग में दो कैरेक्टर हैं, एक सोक्रेटिस और एक आयोन। आयोन एक कैरेक्टर है जो कि आयोनिया से बिलोंग करते हैं, और आयोनिया बाय प्रोफेशन एक रैप्सोडी है। और अगर यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि व्हाट इज रैप्सोडी, रैप्सोड इज अ टाइप ऑफ, अगर आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं तो हैबिटेट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो हैबिटेट में जैसे एक लोग आते हैं, पोइट्री सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, तो इस तरह का जो परफॉर्मिंग आर्ट करता है उसको रैप्सोडी कहा जाता था एंशियंट ग्रीस में। और स्पेशली वो एपिक पोएट्री को परफॉर्म करते थे, जैसे कि होमर का जो पोएम है उसको परफॉर्म करना, यानी कोई भी पोएम को अगर आप परफॉर्म करोगे उसको रैप्सोडी कहा जाता है। तो वो एक रैप्सोडी था। और वो जो आयोन है, जो जो कैरेक्टर है जिसके नाम के ऊपर ये डायलॉग है, तो आयोन सोक्रेटिस के पास आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है, एक फेस्टिवल होता है, तो फेस्टिवल में वो परफॉर्म किए थे होमर के ऊपर और उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था। तो सोक्रेटिस इसको देखकर एनवियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो प्रोफेशन है ये बेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें कोई उतना ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करना नहीं पड़ता, एक नाटक टाइप करना पड़ता है और उससे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो सोक्रेटिस उसको पूछते हैं कि इज दिस योर टैलेंट और स्किल टू परफॉर्म द होमर, or is it a divine inspiration which is coming from the gods or muse? So यहाँ पर लिटरेचर को ऐसे देखा गया है कि जो पोएट्री है और जो जो पोएट्स है, जो कविताएं लिखते हैं और जो परफॉर्म करते हैं, उनमें ये क्या एक स्किल है और ये क्या एक डिवाइन इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक थ्योरी का अप्लाई किया गया है। सोक्रेटिस बोलते हैं कि पोएट्री मैग्नेट की तरह होती है, तो वो गॉड से आती है, ओरिजिनल जो पोएट थे मतलब होमर को, और होमर से आता है जो परफॉर्मिंग पोएट्स और रैप्सोडी होते हैं जो होमर की पोएम को परफॉर्म करते हैं, उनके ऊपर आते हैं और उनसे जाते हैं ऑडियंस की तरफ। तो ये एक स्किल नहीं है, दिस इज नॉट योर टैलेंट, दिस इज रादर अ डिवाइन इंस्पिरेशन। अगर आप नॉर्मल रहोगे, नॉर्मल यानी कि अगर आप कॉन्शियसनेस रहोगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह कविताएं लिख नहीं पाओगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप पोजेस्ड रहोगे, यानी अगर किसी गॉड ने आपको पोजेस कर लिया है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से कविताएं लिख पाओगे। So here Socrates is directly criticizing the process of how the poets are getting the inspiration from the muse. So इसके बाद उसको पूछता है कि कैसे ये इंस्पिरेशन आती है, तो वो ऐसे बताते हैं और फिर ये जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो मेन पॉइंट्स है इस ऐसे का और डायलॉग का, इससे सोक्रेटिस कंक्लूजन पर आते हैं कि जो पोएट्स है वो इंटरप्रेटर्स ऑफ गॉड्स होता है।
गॉड्स जिसको चाहते हैं उससे उसके ऊपर वो पोजेस्ड, यानी कि उसके ऊपर जैसे भूत लगता है, वैसे पोजेस्ड हो जाता है। और पोजेस्ड होने के बाद गॉड अपना मैसेज पोएट के थ्रू देते हैं। तो यहाँ पर लिटरेचर का जो इंस्पिरेशन है वो डिवाइन इंस्पिरेशन पर ज़्यादा फोकस दिया गया है, और जो पोएट्स उनका जो स्किल है उनको नेग्लेक्ट कर दिया है, और उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है। और एज प्लेटो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे, यानी वो इस दुनिया का जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसकी परफेक्शन के ऊपर वो नहीं मानते। उनका बिलीव था कि एक आइडियल वर्ल्ड है जिसका कॉपी ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड है। सो दिस वर्ल्ड इज अ कॉपी ऑफ द आइडियल वर्ल्ड। सो वो यहाँ का जो पोएट्स है और जो यहाँ के जो आर्टिस्ट है उसको बिल्कुल ही नकारते हुए दिख रहे हैं। सो ये था आयोन का जो क्रस्ट और थीम। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं प्लेटो का रिपब्लिक बुक 2 एंड रिपब्लिक बुक 10 भी ला रहा हूँ। सो शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।